दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी के गहने लॉकर में ही रहने दीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ललिता जी की प्रथम पुत्री नंदिनी की शादी के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस शादी से आए आर्थिक परेशानी से अभी वे उबरी भी नहीं थी कि उनकी दूसरी पुत्री पारुल के लिए भी एक सुंदर शादी का प्रस्ताव आ गया। एक पुत्र और 3 पुत्री की मां ललिता जी जल्द से जल्द बेटियों का विवाह कर लेना चाहती थी। पारुल विवाह योग्य थी, ऐसे में शादी का ये प्रस्ताव बहुत अच्छा था। लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, परंतु दुल्हन के लिए उन्हें 10 भर जेवर चाहिए था। महंगाई के इस युग में 10 भर सोने का डिमांड सुन पहले तो ललिता जी के होश उड़ गए थे। अभी अभी वह बेटी नंदिनी की शादी कर उठी थी, ऐसे में शीघ्र इतने जेवर के लिए रुपये का प्रबंध मुश्किल था। मगर तुरंत ही उन्हें अपनी बहू विनोदिनी के गहने का ख्याल आया। ललिता जी सोच ली कि वह अपनी बहू विनोदिनी के गहने अपनी बेटी पारुल की शादी में दे देगी। वैसे भी विनोदिनी की शादी के 10 वर्ष गुजर चुके थे। वह कोई नई नवेली दुल्हन तो रही नहीं जो गहने जमकाएगी। रखना तो उसे लॉकर में ही है, तो वह पारुल की शादी में वही गहना सड़ा देगी, क्योंकि सिर्फ गहने के लिए इतना सुंदर रिश्ता उन्हें खोना मंजूर नहीं था। इस ख्याल के साथ वह एक लंबी सांस खींचते हुए पति मनोहर से बोली, आप लड़के वालों को कह दीजिए हम 10 भर गहने देने को तैयार हैं। कहाँ से लाएंगे इतने गहने? तुम्हारे पास एक कर्ण फूल के अतिरिक्त और कोई गहना भी तो नहीं है। अब इतने पैसे भी नहीं हैं जो गहने खरीद सकूं। ब्याही बेटी नंदिनी से कुछ मांग नहीं सकता। उस पर पारुल और रूबी 2 बेटियां बसी हुई हैं। बेटा रमेश एक क्लर्क होते हुए भी नंदिनी के विवाह में आवश्यकता से अधिक खर्च किया था। अब तुरंत वह पारुल के विवाह के लिए इतना अधिक रुपये का इंतजाम भी कैसे कर सकेगा? मेरे पास विवाह के लायक कुछ जमा रुपये हैं, परंतु 10 भर जेवर के लायक पैसे नहीं हैं। मनोहर बाबू अपनी असमर्थता प्रकट किए। अरे बहुत मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है, लड़के वाले कुछ मांगे तो नहीं। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा कि आप अपनी बेटी को 10 भर गहने जरूर दे, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए। ललिता जी बोली। ललिता और मनोहर के 4 संतानों में नंदिनी, पारुल और रूबी 3 बेटियां और एक बड़ा बेटा रमेश था। रमेश बैंक में क्लर्क था। उसकी शादी विनोदिनी से हुआ था। शादी के बाद उसे नंदिनी की शादी करनी पड़ी थी। उसके लिए वह कुछ पर्सनल लोन लिया था जो अभी तक कट रहा था। ऐसे में पारुल की शादी में मनोहर बाबू उससे कुछ मांगना नहीं सा
थे, मगर ललिता जी का कहना था कि बहन का शादी सभी भाइयों का फर्ज होता है, इसलिए रमेश जैसे करे, मगर करना तो उसे ही होगा। रात में जब रमेश बैंक से आया तो ललिता जी और मनोहर बाबू उससे पारुल की शादी पर चर्चा करने लगे। रमेश बोला, पापा पिछला लोन अभी चुका नहीं, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, ऐसे में 10 भर सोने के गहनों में कम से कम 4 साढ़े 4 लाख से ऊपर खर्च आएंगे, फिर शादी में 100 तरह के खर्च 100 अलग होगा। अभी नंदिनी की शादी कर उठे, 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं, इतना पैसों का इंतजाम कैसे हो सकेगा? बात तो सही है, गांव में एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन उसे अभी बेच देते हैं तो फिर रूबी की शादी में पैसे कहां से लाएंगे? वैसे भी गांव की जमीन का इस समय कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं। मनोहर बाबू बोले, पापा रूबी तो अभी इंटर में पढ़ती हैं, उसकी शादी में देर है, इस समय पारुल की शादी के बारे में सोचिए। ऐसा है कि लड़का वालों से कहा जाए, हम स्वागत के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। रमेश बोला, ये क्या कह रही हो? वैसे भी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं ही कर सकते हैं, ऐसे में 10 भर जेवर तो हम अपनी बेटी को ही देंगे ना। ललिता जी बोली, मम्मी अपने मन से देना और डिमांड पूरा करने में अंतर होता है, डिमांड मतलब दहेज होता है, इस बात को समझो। रमेश बोला, देखो बेटा, अब 10 भर जेवर के लिए रिश्ता तोड़ना वाजिब नहीं, कहीं से इतना इंतजाम तो करना ही होगा। ललिता जी बोली, मम्मी गहने 2 पैसे में नहीं बनते, सोनार से उधार भी कहे तो वह 75% नगद पेमेंट करने को कहेगा। तुम्हारे पास भी एक कर्णफूल के अलावा कोई गहना है नहीं, अब बताओ क्या करे? रमेश ने चिंतित स्वर में कहा। रमेश, बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी के 10 वर्ष हो गए, विनोदिनी के गहने तो लॉकर में ही पड़े हैं, उसे ही पारुल को सड़ा दो। आखिर पारुल तुम्हारी ही बहन है, कर्ज लेकर शादी करो या पत्नी के गहने सड़ाओ, करना तो तुम्हें ही है, इसलिए मेरा मानना है कि तुम बहू के गहने बहन को सड़ा दो, ऐसा हर घर में होता है। ललिता जी बोली, ये क्या कह रही हो? बहू को ये सभी गहने उसके मायके से मिले हैं, ये स्त्री धन है, उसे हम कैसे ले सकते हैं? मनोहर बाबू बोले, अरे ये क्या कह रहे हैं, ननद भी तो उसकी जिम्मेवारी हुई, फिर बड़ी भाभी हैं, उसे भी तो ननद को कुछ देना पड़ेगा, गहने दे देगी तो कोई अजूबा नहीं होगा। सभी भाभियां अपनी ननद को अपना जेवर देती हैं, मेरे भी गहने तो आपकी बहन की शादी में उतार गए, मैंने कुछ कहा? ललिता जी ने मनोहर बाबू को याद दिलाया, तब की बात अलग थी, फिर एक बार गहने उतर जाते हैं तो बनते नहीं, ऐसा सोचना बंद करो, कोई और उपाय सोचते हैं। मनोहर बाबू बोले, पापा मम्मी ठीक कह रही हैं, हम विनोदिनी के गहने ही पारुल की शादी में सड़ाएंगे।
आप शादी पक्की कर दीजिए। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुन ललिता जी आश्वस्त हो गई। सच उनका रमेश माँ बाप की परेशानी समझता है। बेटा हो तो ऐसा, मगर मनोहर बाबू को बहू का गहना देना उपयुक्त नहीं लग रहा था। पत्नी और बेटे की सहमति के बावजूद वह चिंतित थे। सोने के वक्त रमेश विनोदिनी से बोला, एक बात कहूँ? कहिए। पारुल की शादी में गहने की जरूरत है और अभी पापा का हाथ तंग है। रिश्ता अच्छा है, बस लड़की को 10 भर जेवर देने को बोल रहा है। अभी इतने पैसे नहीं हैं, कर्ज भी कोई कितना देगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना गहना पारुल को सड़ा दे दो। रमेश की बात सुन विनोदिनी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है। शादी की तैयारी शुरू हो गई। रमेश लॉकर से गहने लाकर रख दिया था। कुल देवी की पूजा में रमेश और विनोदिनी बैठे। विनोदिनी आखिरी बार अपनी शादी के गहनों को पहन रही थी। इतना जेवर गहना लोग विवाह में ही सड़ाते हैं, वरना जीवन निकल जाता है बच्चों के परवरिश में, और महिलाएं इतना गहना नहीं बनवा पाती हैं। विनोदिनी सोचती थी वह अपने गहनों को अपने बच्चों को देगी, मगर परिस्थिति रमेश गहनों से लदी विनोदिनी को देख रहा था। शादी के 10 वर्ष बाद भी 2 बच्चों की माँ विनोदिनी खूबसूरत लग रही थी। उस पर गहनों ने चार चांद लगा दिया था। रमेश विनोदिनी को भरपूर नजरों से देखा। कल ये गहने पारुल के हो जाएंगे, उसके मन में ये बात आई, मगर वह खामोशी से कुल देवी की पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो गया। इधर सुनार की दुकान पर मनोहर बाबू अपने पुराने सुनार से कह रहे थे, मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। बस अभी बड़ी बेटी की शादी से उठा हूँ, हाथ तंग हैं इसलिए। सुनार बोला, भैया बात सही है, 2-4 भर होता तो मैं दे देता, मगर 10 भर। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? मनोहर बाबू पूछे। भरोसा है, मगर 1 महीने से ज्यादा पूंजी फंसाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी लगन का समय है। सुनार ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। अभी मनोहर बाबू मायूस होकर वापस चलना ही चाह रहे थे कि उनके कंधे पर कोमल स्पर्श हुआ। मुड़कर देखे तो पुत्री नंदिनी अपने पति समीर के साथ खड़ी थी। उसे पारुल और उसके होने वाले पति के लिए कुछ हल्का सोने का गिफ्ट लेना था। पिता की बात दोनों पति पत्नी सुन चुके थे। नंदिनी बोली, पापा आप चिंता मत करें, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरा भी फर्ज है। आप नहीं चाहते हैं तो भाभी के गहने नहीं उतरेंगे, मैं पारुल के लिए गहने दूंगी। नहीं नहीं, बेटी का गहना नहीं लेना। मनोहर बाबू बोले, खरीद कर दूंगी पापा। नहीं, बेटी से लेना उचित नहीं है पापा, मैं कर्ज दे रही हूँ, आपको जब होगा चुका दीजिएगा। हाँ पापा, हमारा भी तो फर्ज बनता है। नंदिनी का पति
समीर बोला। सुनार ने भी नंदिनी के सवर में सवर मिलाया। नंदिनी सुनार से बोली, काका जी हाफ पेमेंट 2 दिन में करती हूँ, हाफ अगले महीने कर दूंगी। शादी संभाल दीजिए। ठीक है बिटिया, समीर ने कहा। कल तक गहने हो जाएंगे ना? हाँ, सुनार बोला। समीर अपने दोस्त से और कुछ अपनी सेविंग से निकाल हाफ पेमेंट कर दिया। दूसरे दिन सुनार सवा मनोहर बाबू के घर में गहने पहुंचा दिया। सुनार के हाथों से गहने के डिब्बा लेते हुए ललिता जी चकित थी। उन्होंने तो बहू का गहना सोचा था। ये मदद किसने की? विनोदिनी भी ये सुनकर चकित थी कि गहना नया बन कर आया। किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे समीर और नंदिनी का सहयोग है। नंदिनी ने मनोहर बाबू को ये बात घर में किसी को बताने में मना कर दिया था। मनोहर बाबू सिर्फ इतना ही बोले। सुनार ने उधार देना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे कर उसे सुखाना है। नंदिनी के इस सहयोग से बहू के तन का गहना उतरने से बच गया। इससे मनोहर बाबू के दिल पर पड़ा बोझ उतर गया। रमेश पूछ रहा था, पापा आपने कैसे प्रबंध किया? घर में गहने थे ही, उधार की क्या जरूरत थी? बेटा विनोदिनी बहुत अच्छी हैं, जो तुम्हारे एक बार कहने से अपने गहने देने को तैयार हो गई। मगर हर स्त्री का शौक होता है कि वह अपने गहने अपने बच्चों को विरासत स्वरूप दे। फिर हम मिडिल क्लास लोगों के घर एक बार शरीर से गहना उतर जाता है तो फिर बन नहीं पाता। फिर महिलाओं का धन उनका गहना ही तो होता है। मुझे ये लगता था कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। पारुल मेरी बेटी है, उसके लिए किसी की बेटी का गहना उतरवाना उचित नहीं। विनोदिनी बहू है, उसके इस स्वीकृति ने सबका दिल जीत लिया। हाँ भैया, भाभी के गहने उनके ही रहे। मेरी इकलौती भाभी का श्रृंगार गहना बिन सुना नहीं पड़ना चाहिए। नंदिनी बोली। पास खड़ी विनोदिनी ये सब सुनकर बोली, मेरा गहना तो मेरे पति और आप लोग हैं। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। ससुराल में वक्त पड़ने पर बहुएं नहीं मदद करेगी तो कौन करेगा? आखिर ससुराल ही तो बहुओं का घर होता है। विनोदिनी के विचार से ललिता जी अभिभूत हो गई। आज पारुल की शादी है। पारुल के साथ साथ नंदिनी और विनोदिनी के तन पर भी स्वर्णाभूषण से तीनों के मुख पर प्रसन्नता स्पष्ट दिख रहा था। ये देख ललिता जी और मनोहर बाबू भी हर्षित थे। बेटी के सहयोग से बहू के गहने उतरने से बच गए। मनोहर बाबू नंदिनी और उसके पति समीर के आभारी थे।